जय हिंद, जय हिंद। मित्रों, ये जय हिंद का नारा महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इस राष्ट्र को दिया था। उनके इस नारे ने करोड़ों देशवासियों के शौर्य और पराक्रम को जोड़ने का काम किया और उसी नारे का हुंकार भरते हुए आजाद हिंद फौज सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ रण क्षेत्र में उतरने का संकल्प भी लिया था। जैसा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने बताया, आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर 1943 1943 को नेताजी ने सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आज़ादी का तिरंगा फहराकर उससे ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित करने का काम किया था और देशवासियों को आज़ादी का संकल्प भी दिया था। उस ऐतिहासिक घटना को आज 82 साल पूरे हो गए। आज उस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में यहाँ जेडीए पार्क में तिरंगा फहराकर हम सब ने उस क्षण को जम्मू कश्मीर वासियों की चिरस्मृति में जीवंत और संरक्षित बनाने का एक प्रयास किया है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जेडीए को हृदय से इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, अभी बताया भी गया, आपने देखा भी कि 2018 में आजाद हिंद सरकार के उस ध्वजारोहण के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं अंडमान गए थे और उस दिन तिरंगा फहराकर उन्होंने 30 दिसंबर की तारीख को हमारी चेतना में अमर बनाने का काम किया था। जाने माने लेखक विश्व प्रकाश गुप्ता और मोहिनी गुप्ता ने लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति बेजोड़ थी, उनका शौर्य अलौकिक था, उनका साहस रोमांचकारी था, वे साधारण होते हुए भी असाधारण थे। जिस देश की धरती उनके जैसे व्यक्ति के लहू से सींची जाए वह देश कभी मर नहीं सकता। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि अंडमान निकोबार के पश्चात शायद देश में ये दूसरा स्थान है। 30 दिसंबर की ऐतिहासिक घटना को चिर स्मृति में अंकित करने की शुरुआत आज जम्मू से हो रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन दांव पर लगाने वाले इस आध्यात्मिक नगरी के असंख्य देशभक्तों के त्याग, हमारे सैनिकों के पराक्रम, उन सबको मैं नमन करता हूं। जम्मू भारतवर्ष के अध्यात्म का केंद्र तो है ही, जम्मू भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंड सांस्कृतिक धारा का भी प्रतीक है। यहाँ जिस प्रकार संतों ने, समाज सुधारकों ने एकात्म जीवन का आदर्श राष्ट्र के समक्ष रखा है, वही माँ भारती के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और उसके पश्चात जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक संघर्ष भी किया और इसके कारण पूरे भारतवर्ष में एक नए प्रकार की चेतना का जन्म हुआ। तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उनके अपराजित पौरुष ने सुनिश्चित किया कि पूर्ण एकीकरण की ज्वाला जम्मू में पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहे और हमारे युवा अधर्म और अत्याचार फैला रही शक्तियों से लड़ने का अजेय सामर्थ्य भी जुटा सके। हमारे यहाँ ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, अजयस्मा द्यास नाम श्याभुमान वसो वयम, हम विजय प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें और हम निष्पाप हों। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में
आजादी का झंडा फहराने के 4 वर्ष के पश्चात देश ने स्वतंत्रता पाई थी, हमने विजय पाई थी। ऐश्वर्य के नए पथ पर राष्ट्र आगे बढ़ा था और हमें अंग्रेजी दास्तां से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई थी। हमने अपनी विविधताओं को अपनी ताकत बनाया, एक समान संस्कृति और परंपरा को पोषित किया। लेकिन अगर विचार आप करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि कहीं न कहीं राष्ट्र चूक गया। स्वतंत्रता के असली नायकों को इतिहास के पन्नों में हम जगह नहीं दे सके। हर एक देश को अपने नायकों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए प्रेरणा है, पहचान है, एकता का सूत्र है, अगर उसे राष्ट्र स्मरण नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र पिछड़ जाता है। जो देश अपने नायकों को भुला देता है उस देश के प्राणों में कभी ऊर्जा नहीं हो सकती। जो देश अपने नायकों को याद नहीं रखता वो अपनी मूल जड़ों से कट जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य था कि आजादी के बाद चंद नायकों को ही इतिहास में न्यायोचित स्थान मिला, बाकी लोग हाशिए पर चले गए। इतिहास की उस गलती को सुधारने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनसे संबंधित सभी दस्तावेज पेपर 2015 में सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया, जिसके कारण आज देश के तमाम लोग उन दस्तावेजों को पढ़ सके हैं। हम सब जानते हैं कि उसके बाद भी असलियत सामने आई कि कैसे एक महान क्रांतिकारी की विरासत के साथ लंबे समय तक भेदभाव हुआ और इतिहास में वो स्थान नेताजी को हम नहीं दे सके जिसके वो वास्तविक हकदार थे। नेताजी महान देशभक्त थे, उनके लहू के हर कतरे में देशभक्ति की ज्वाला धड़कती थी। उन्होंने 1928 में ही कह दिया था कि भारत की सारी बुराइयों की जड़, सारी बुराइयों का एक ही इलाज है, स्वराज, और देश में परिवर्तन तभी आ सकता है, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी तभी हो सकता है जब देश अंग्रेजों के शिकंजे से बाहर निकल पाएगा। पुणे, महाराष्ट्र के अपने कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित बताया था, और बाद में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ तब उन्होंने 2000 स्वयंसेवकों की एक टीम तैयार कर वहीं से काम प्रारंभ किया। उन्होंने नौजवानों और महिलाओं के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास किया था और कहा था कि युवा और महिलाएं ही देश के भविष्य को निर्मित कर सकती हैं। उस दौर में नेताजी ने महिलाओं की एक अलग डिवीजन तैयार की थी, जिसकी प्रधान कर्नल लतिका घोष थी। 1938 में नेताजी ने कहा था कि हमारा देश अत्यंत विशाल है, यदि हम एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य का सामना करेंगे तो विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। वो एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने उसी वक्त ये योजना बनाई कि भारत का विकास कैसे हो सकता है और आजाद भारत किस तरह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की कुटिल नीति को ही उजागर किया देश के सामने। देश को आगाह करते हुए कहा था कि विभाजन के अंग्रेजों के उद्देश्य को मिलकर हमें विफल करना होगा। उद्योग तथा सहकारिता पर भी उस समय उन्होंने बल दिया था। कृषि को वैज्ञानिक आधार देकर समाज के विकास, राष्ट्र के विकास में वो लगाना चाहते थे। नेताजी स्वयं आत्मनिर्भर भारत के पुरजोर समर्थक थे। दशकों पहले स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति के संबंध में उन्होंने कहा था कि हमें स्वदेशी पर बल देते हुए छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए योजना समिति बनाकर 5 आधारभूत सिद्धांतों की बात करी थी, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, एक इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की थी। ये विजन उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया था। नेताजी 1938 में यूरोप की राजनीति का लाभ उठाने की पुरजोर वकालत करते थे।
और उन्हें कहा भी था भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन जरूर छेड़ा जाए, लेकिन कुछ लीडर उस समय जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्होंने ऐसे लोगों से सहायता ली जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत की स्वतंत्रता का ज्वार उनके हृदय में सबसे ज्यादा गहरा था, और जिन लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की या सवाल उठाया उस पर, उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। नेताजी जानते थे कि अंग्रेज फौज के बल पर भारत प्रशासन करते रहे हैं और सभी भारतवासी यदि एकजुट होकर लड़ेंगे तो भारत बहुत जल्द आजाद हो जाएगा। अनेक लोगों के विचार से मिलते नहीं थे, सहमत नहीं थे लोग, और इसलिए 1939 और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और बाद में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसके 3 मंत्र उन्होंने दिए थे: एकता, विश्वास और बलिदान। एक संवाददाता सम्मेलन में उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता खुद अपना खून बहाकर प्राप्त करनी होगी। इसके लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी एक रेजिमेंट वीरंगाना रानी झांसी के नाम पर बनी थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन को पहला प्रधान उसका बनाया गया था। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का बलिदान हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च आदर्शों में से एक है, और मैं चाहूंगा कि नई पीढ़ी उनके साहस, उनकी हिम्मत और उनकी दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पराक्रम के साथ एक बहुत बड़ा मंत्र देश को दिया था: एकता की ताकत से ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जो समाज खंड खंड में बटा हो वह समाज कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भविष्य निर्माण के लिए सामूहिक शक्ति चाहिए, और अगर हम एक हैं तो असंभव से असंभव लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक अकेले काठ का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, लेकिन काठ का गट्ठा बहुत मजबूत होता है। उसी प्रकार एकजुट समाज बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर काबू पा सकता है, और हमारी संस्कृति में भी ये बात बल देकर कही गई। एकता के बिना समाज कमजोर हो जाता है। जम्मू ने जो सामूहिक शक्ति देखी है, मैं समझता हूँ कि सामूहिक शक्ति को भविष्य में भी हमें बना के रखना होगा। यहाँ के आध्यात्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव की वृद्धि में सबको योगदान देना होगा, और उपलब्धियों की रक्षा भी करनी होगी, और उसमें वृद्धि के लिए सामूहिक संकल्प और सामूहिक शक्ति से आगे बढ़ना होगा। जम्मू का गौरव निश्चित रूप से पुनर्स्थापित हो, इसमें सबका सहयोग बड़ा आवश्यक है। ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने कहा, संगच्छध्वम संबद्धम समवो मनांसि जानताम। हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, और हमारे मन भी एक मत हों। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है कि आज 30 दिसंबर को जब ध्वजारोहण के साथ हम अपने नायकों को सम्मानित करने की एक नई परंपरा का शुभारंभ कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से हमारे मन में यह संकल्प होना ही चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के भारत बनाने के लिए, स्वयं को उनका असली उत्तराधिकारी साबित करने के लिए हम भी प्राण से जुटेंगे। मैं फिर से एक बार जम्मू नगर निगम, जम्मू विकास प्राधिकरण और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन को इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने अपने उद्बोधन में बताया कि इसकी समुचित व्यवस्था की योजना बनी जानी चाहिए कि हर वर्ष 30 दिसंबर को समारोह अच्छे ढंग से हो, समिति बनाई जा सकती है, जिले के कार्यक्रम में उसे एक अस्थायी रूप दिया जा सकता है। ये
मेरा निवेदन होगा। और अंत में एक कविता मुझे ध्यान आ गई, ये उसी समय की है जब देश गुलाम था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, उस समय की परिस्थिति को बयां करती थी। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुड़ाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं। ये स्थिति थी जब देश गुलाम था। और मुझे लगता है कि उस गुलामी से मुक्त कराने में नेताजी का बलिदान हमारी सर्वोच्च प्रेरणा रहा है। एक बार फिर नेताजी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करके आप सब के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।